नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम एक न्यूक्लियर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक की आज बात करेंगे। लीनियर एक्सीलरेटर के नाम से जिसको जाना जाता है, जिसे रैखिक त्वरित कहा जाता है। ये टॉपिक यूनिट 3 बीएससी फाइनल में है। वैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से, बाकी यदि हम फंक्शन एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि रैखिक त्वरित का उपयोग किसमें किया जाता है, और जो इसका संबंध होता है नलिकाओं की लंबाइयों का नलिकाओं की संख्याओं के साथ, वो किस संबंध को व्यक्त करता है, वो आज हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहली बात, रैखिक त्वरित किस काम में आता है। रैखिक त्वरित भारी आयनों को त्वरित करने में काम में आता है। इसका निर्माण किस प्रकार होता है। इसमें जब कोई आवेशित कण पर हम बार-बार विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, बार-बार विद्युत क्षेत्र लगाकर उसको त्वरित किया जाता है, और जो रेडियो आवृत्ति के दोलनी विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया करके इससे त्वरित का निर्माण किया जाता है। कैसे किया जाता है कि आवेशित कण पर बार-बार विद्युत क्षेत्र लगाकर उसको त्वरित किया जाए, और जो दो रेडियो आवृत्ति के दोलनी विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके इसी त्वरित का निर्माण किया जा सकता है। यही लिखा गया है, इसके द्वारा भारी आयनों को त्वरित किया जाता है। जब आवेशित कण पर बार-बार विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, उसको त्वरित किया जाता है तथा रेडियो आवृत्ति के दोलनी विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, तो रैखिक त्वरित का निर्माण होता है। अब हम बात करें इसकी बनावट की, तो विद्यार्थियों बहुत आसान है। इसमें अपवाह नलिकाएं होती है। सबसे पहली बात क्या होती है, अपवाह नलिकाएं होती है। अपवाह नलिकाओं को उनकी लंबाइयों के द्वारा व्यक्त किया गया है, जिनकी लंबाइयां क्रमशः L1, L2, L3, L4, L5 है, तथा उनको जो अपवाह नलिकाएं हैं उनको नाम दिया गया है C1, C2, C3, C4, C5। अब इसमें इसको दो भागों में बताया गया है कि सम संख्या वाली अपवाह नलिकाएं और विषम संख्या क्रम वाली अपवाह नलिकाएं। इसमें बताया गया है कि जो विषम संख्या वाली अपवाह नलिकाएं होती है उनको एक सिरे से तथा सम संख्या वाली अपवाह नलिकाओं को दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है। इसमें ये धातु की बेलनाकार नलियां होती हैं, तथा इससे जो अपना ये बनावट है, इसमें विद्युत ऊर्जा स्रोत की आवृत्ति हम F लेते हैं। क्या लेते हैं? F आवृत्ति लेते हैं। अब इसमें बताया गया है कि इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो अपवाह नलिका C1, C3, C5 होती है वो धनात्मक होती है, जबकि सम संख्या वाली जो C2, C4, C6 होती है वो विषम होती है। ये बताया है इस विद्युत स्रोत के कारण जब अपवाह नलिकाएं C1, C3, C5 धनात्मक होती हैं, तब अपवाह नलिकाएं C2, C4, C6 ऋणात्मक होती है। अब हम कह सकते हैं कि आधे आवर्तकाल के बाद, मतलब आधे आवर्तकाल के बाद क्या हो जाएगा, जो हमें C1, C3, C5 धनात्मक ली है वो क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, जबकि C2, C4, C6 धनात्मक हो जाती है। ये इसकी प्रोसेसिंग है। जबकि इसमें एक बात और बताई गई है कि अपवाह नलिकाएं की जो लंबाई ली गई है उनको इस प्रकार चयन किया जाता है। जो अपवाह नलिकाओं की लंबाइयां हैं उनका चयन इस प्रकार किया जाता है कि जब धनायन दो अपवाह नलिकाओं के बीच के अंतराल में होगा, तब पीछे वाली नलिका, कौन सी नलिका, पीछे वाली नलिका धनात्मक, जबकि आगे वाली जो नली होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। और यहाँ से एक धनायन का त्वरित होना पाया जाता है। यानी कि जब एक प्रोसेस होती है, ये प्रक्रिया होती है, तो यहाँ से धन आयन त्वरित हो या उत्पन्न होगा, वह धनायन। हम कह सकते हैं कि नलिका में जो विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होने के कारण, नलिका में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होने के कारण ये जो धनायन उत्पन्न हुआ है, इस नलिका किससे नियत वेग से गति करता है, कौन सी सरल रेखा में गति करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है विद्यार्थियों कि नलिका में विद्युत क्षेत्र शून्य होने के कारण यह जो उत्पन्न धनायन होता है वो नियत वेग v से इस प्रकार गति करता है कि वह सरल रेखा में गति करता है। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो ये धनायन होता है नलिका से बाहर आएगा, तो धनायन नलिका से जब बाहर आता है तो बाहर आते समय प्रत्येक बार त्वरित होकर के ईवी ऊर्जा ग्रहण करता है। क्या बताया गया है
कि जब ये धनायन होता है नलिकाओं से बाहर आता है तो प्रत्येक बार त्वरित होगा, और त्वरित होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी ऊर्जा ग्रहण करता है। अब अपने को इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो माना कोई n नलिकाएं दी, क्या ली है nवी नलिका जिनका अंतराल है ln, अंतराल कितना है ln है, और आयन का वेग vn है। तो हम सब जानते हैं इस नलिका को जो पार करने में लगा समय होगा वो आरोपित प्रत्यावर्ती विभवांतर के आवर्तकाल का आधा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आवर्तकाल आधा है उसको डिवाइड कैपिटल T अपॉन बराबर ln अपॉन v है। ये तो अपनी समीकरण नंबर 1 हो जाती है, जो आवर्तकाल आधा है ln अपॉन vn। इक्वेशन नंबर 1, इसके बाद में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि vn अपने को आयन का वेग याद करना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि nवी नलिका पार करने पर आयन का वेग किस प्रकार होना चाहिए, 1/2 mvn² बराबर nev। यहाँ से vn का मान आ जाएगा, vn का मान अपना आएगा, पक्षांतरण करेंगे तो √2 nev/m। ये समीकरण नंबर 2 होती है। विद्यार्थियों समीकरण 2 से मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास ln का मान प्राप्त होता है T/2√2nev/m। यहाँ से अपने पास समीकरण 3 प्राप्त होती है, और हम जानते हैं कि आवर्ती f बराबर 1/t। तो यहाँ से हम जब t निकालेंगे 1/f, और t का मान समीकरण मतलब ये यहाँ से t का मान समीकरण 3 में रखेंगे। जैसे ही मान रखते हैं तो ln बराबर 1/2f √2nev/m अपना जो फॉर्मूला प्राप्त होता है, यह फॉर्मूला यह सिद्ध करता है कि ln प्रोपोर्शनल टू √f, जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ln समानुपाती होना चाहिए √n के। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि रैखिक त्वरित्र में नलिकाओं की लंबाई √n के समानुपाती होनी चाहिए। और ये भी क्वेश्चन बता देता है, कई बार पूछ लेता है L1 अनुपात L2 अनुपात L3 रैखिक त्वरित्र में नलिकाओं की लंबाई है, तो नलिकाओं की संख्या ये देगा आपको ऑप्शन में √1 √2 √3 -10। ये एक भी दे सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थियों। अब इसकी जो सीमाएं हैं वो हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। रैखिक त्वरित्र की क्या सीमाएं होती हैं, इनमें क्या फंक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ ये बात जो आपको बताई गई है इसको आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।